Hey guys, welcome to my Career Udan channel, and this is a lecture for UPSI and UP Police Constable. All questions is very important. जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा हो जाता है। इससे पहले मैं दो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और इस लेक्चर की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे स्पेशली इसमें यूपी के ही जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइज मैं क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए थोड़े से लेकर आती हूँ, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन ही हमारे सीरीज में रहते हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर होता है, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं के बेस्ड पे हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, फिर आपको एनालाइज करवाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा। आप देखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी साइड से भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी तो मैं करवा ही रही हूँ। आप एक बार अच्छे से रीड आउट करें, आंसर देने की कोशिश करें। आपसे आंसर ना हो तब आप देखें कि मैंने आंसर क्या लगाया है, फिर अपने आंसर को करेक्ट करें। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि भातखंडे संगीत संस्थान एक संगीत संस्थान है, इसका नाम है भातखंडे संगीत संस्थान की आधारशिला कब रखी गई थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो आप बताइए कब रखी गई थी। क्या 1933 में, या फिर 1926 में, या फिर 1936 में, या फिर 1931 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड नंबर का हो जाएगा, यानी कि बी 1926 में इसकी भातखंडे संगीत संस्थान की आधारशिला रखी गई थी। देखिए भातखंडे जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको आप याद ही कर लीजिएगा। ये 1926 की ही बात है, और अगर उस टाइम का आप सिनेरियो देखेंगे तो वही आपका साइमन कमीशन गो बैक इसी टाइम में ये नारा लगाया गया था। और बस 1927 में ही हमने पहली बार अपनी स्वतंत्रता का मतलब वो जो फ्लैगनेशन है ना वो किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उन्होंने जो कांग्रेस की है ना अध्यक्षता की थी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर उससे आप सिमिलैरिटी से मैच करेंगे कि हाँ उस टाइम पे ये सारे काम हुए थे, तो इसको भी याद कर सकते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना भी इसी टाइम पर 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में है। अब आप पहले ये बताइए कि जैन संग्रहालय होते क्या हैं। तो जैन संग्रहालय से मतलब ये है कि जहाँ वहाँ पर जो जैन धर्म था, वहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी वहाँ के स्कल्पचर वगैरह हैं या उनकी बुक्स हैं, उनके लिटरेचर वगैरह हैं, वो इस संग्रहालय में रखे गए हैं। जो भी हमें पुरानी डॉक्यूमेंट्री मिली है वो इस संग्रहालय में हमने रखने की कोशिश की, तो पूरा एक राजकीय संग्रहालय बना दिया गया है। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के है। तो पहले तो वह याद रखिएगा कि जैन संग्रहालय जो है ना वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है, तो आपके मथुरा में हो जाएगा। मथुरा, ये मथुरा वही है, मथुरा आगरा जो आसपास अलीगढ़ के आसपास पड़ता है, और इसकी जो बाउंड्री है ना वो आपकी राजस्थान से मैच करती है, अटैच करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देवांगना घाटी किस जिले में स्थित है। तो देवांगना घाटी आपकी कहाँ पर है, क्या सोनभद्र में है, चंदौली में है, चित्रकूट में, या फिर मिर्ज़ापुर में है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो चार मतलब बाहरी चार राज्यों से अपनी जो सीमा है ना वो साझा करता है, यानी कि बाउंड्री जो है ना उसकी अटैच होती है। तो वो कौन सा है, क्या सोनभद्र है, इनमें से ही है, चार ऑप्शन में से ही है। तो हाँ अगर आपको पता है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना मैं बता देती हूँ कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है ना सोनभद्र है। और सोनभद्र जो है ना वो आपका मध्य प्रदेश से सीमा अटैच करता है, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यानी कि चार राज्यों से सीमा अटैच करता है। ये अकेला ऐसा उत्तर प्रदेश का राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर ही सबसे ऊंची उत्तर प्रदेश की चोटी है, इसको उसका नाम है मानसोत करके है, मानसोत। मानसोत यहीं पर ही, सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी मानसोत करके है। ओके, तो सोनभद्र में ही पड़ती है। फिलहाल इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है, देवांगना घाटी किस जिले में है। तो वो आपकी पड़ जाएगी चित्रकूट में। चित्रकूट आपका कहाँ पर है, तो मैं बता दूँ, चित्रकूट जो है ना आपका, आप चित्रकूट रामायण से याद करें, चित्रकूट में ही राम भगवान कुछ दिन के लिए रहे थे। राम भगवान और सीता और लक्ष्मण भैया जो उनके भाई थे, वो तीनों लोग यहाँ पर रहते। तो चित्रकूट जो है ना वो आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। बुंदेलखंड में टोटल कितने राज्य आते हैं यूपी के, वो यूपी के कितने ज़िले आते हैं, तो 7 ज़िले बुंदेलखंड में आते हैं। यहाँ पर आपका आंसर जो है ना वो सी हो जाएगा, यहीं पर देवांगना घाटी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन यही आ गया। तो मैंने आपको मानसोत बताया था, मानसोत नहीं अमसोत है, ठीक है। तो मुझे याद था, मतलब मानसोत करके कुछ है, तो अमसोत है, मानसोत नहीं है। तो अमसोत ये कहाँ पर है, सबसे ऊंची चोटी उत्तर प्रदेश की है, ये सोनभद्र में आपकी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन है आपका, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के में किस जिले में निवास करती है? तो सहरिया जनजाति आपके उत्तर प्रदेश का किस जिले में निवास करती है? तो ये ललितपुर में करती है। अच्छा, इसके अलावा ये क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है? यानी कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है और सिर्फ एक तरफ से तो फिर यूपी से तो लगा ही होगा, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। तो बताइए कौन सा है? तो वो भी आपका ललितपुर ही हो जाएगा। ललितपुर जो है ना वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, क्योंकि जो ललितपुर की अगर मैं आपको मैपिंग कराऊँ तो कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका ललितपुर है। ललितपुर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी झांसी हो जाएगी और यही पूरा एरिया जो है ना वो बुंदेलखंड का बोला जाता है। तो बुंदेलखंड में टोटल कितने आते हैं ज़िले? तो वो 7 आते हैं, उनमें से ललितपुर, झांसी मतलब ये भी हैं। तो यहाँ पर है जो सहरिया जनजाति भी आपके ललितपुर में ही पाई जाती है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि जो आला उदन जो अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे तो आला उदन भी यहाँ ललितपुर और झांसी से ही यानी बुंदेलखंड से ही बिलॉन्ग करते थे। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 7 जिलों से होकर गुजरती है। बुंदेलखंड की एक्सप्रेस वे है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि बुंदेलखंड में 7 जिले पड़ते हैं और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ना वो 7 जिलों से ही होकर गुजरती है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कब किया गया था? तो विधान जो आपको बता दूं कि पूरे अगर एंटायर इंडिया की बात करूं तो टोटल छः छः राज्य ही हैं जिनमें विधानसभा एग्जिस्ट करती है। ओके, तो उनमें से यूपी भी है जिसमें विधानसभा एग्जिस्ट करती है। तो विधानसभा जो है ना यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में कब इसका गठन हुआ था? जिसका गठन जो हुआ था वो आपका 8 मार्च को, हाँ 8 मार्च 1952 को ही हुआ था। तो याद रखना 8 मार्च ये वही है जिस दिन वुमेन डे मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च को ही आपका विधानसभा का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था 1952, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा यानी कि एंटायर इंडिया में लोकसभा की पहली बैठक भी 1952 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम कौन सा बना है? नया, यानी कि जो नया नगर निगम बना है तो वो कौन सा बना है? तो पहले मेरा क्वेश्चन आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, यानी कितने म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। इसको नगर निगम को म्यूनसिपैलिटीज़ भी कह सकते हैं। तो टोटल कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं? तो ये 17 हो जाएंगी। टोटल 17 ही नगर निगम है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जो 7वें नंबर का बना था ना, 17th नंबर का बना था, वो आपका शाहजहाँपुर ही बना था। शाहजहाँपुर सबसे नया है, सबसे लास्ट में बना था नगर निगम। और इसके अलावा शाहजहाँपुर जो है ना वो शहीदों की नगरी बताया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ से रोशन सिंह वगैरह और मतलब कई सारे लोग जो है ना उनको फांसी वगैरह चढ़ाई गई थी। तो ये शहीदों की नगरी से प्रख्यात है। और इसके अगर मैं जीआई टैग की बात करूँ तो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी है ना, एम्ब्रॉयडरी उसको जियो टैगिंग मिली हुई है, इनकी स्पेशल वगैरह, मतलब यहाँ से इसका जो है ना प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो शारदा नहर का निर्माण 1928 में, 1931 में, 1925 में या फिर 1933 में हुआ था। बताइए आपका इसका आंसर पता है? तो शारदा जो नहर है ना इसका निर्माण हुआ था। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शारदा नहर क्या जो मैन मेड है या फिर नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है, या फिर जो है ना वो बनाई गई है, कहें तो आर्टिफिशियल है। तो अगर यहाँ पर निर्माण की बात की गई है इसके मतलब ये बनाई गई होगी, तो ये मैन मेड हो सकती है। तो शारदा नहर का निर्माण हुआ था और ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो 1928 में इसको बनाया गया था। 1928 में, याद रखिएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, आपको याद करने की ट्रिक बता दूँ, शारदा में श आता है ना, एस आती है और लास्ट में 28 है। 28 मतलब 8, 28 में स आता है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। 1928 में शारदा नहर का निर्माण हुआ था। आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अंतिम विभाजन कब हुआ था? तो आपको 9 नवंबर को हुआ था। आपको पता है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड जो है ना, मतलब उत्तर प्रदेश के जो 17 ज़िले थे ना वो अलग करके एक उत्तराखंड बना दिया गया था। 17 ज़िले अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया था। 9 नवंबर था और 2000 था। 9 नवंबर 2000 सन थी। तो 2000 इसमें नहीं लिखा है, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो मैं बता देती हूँ कि आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंदिर उत्तर प्रदेश के
किस जिले में है? भारत भारती मंदिर उत्तर प्रदेश में ही है, ये तो कंफर्म हो गया। तो किस जिले में है? क्या सिद्धार्थनगर में है, संत कबीर नगर में है, अयोध्या में है या फिर आपका बस्ती बहराइच में है? तो जो भारत भारती मंदिर है ना वो सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक थीम पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो स्थापित हो चुका है फाइनली। तो वैदिक थीम पार्क मतलब वैदिक जो लिटरेचर थी उसी की थीम पर एक पार्क बनाया गया है कि मतलब इस पार्क में आप जाएंगे तो आपको गार्डनिंग वगैरह नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारा आपको ग्रीनरी मिले, पार्क में पेड़ पौधे मिले, फ्लावर्स मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो है ना जो वैदिक कल्चर था, वैदिक में मतलब वहाँ वो लोग कैसे अपना कैसे वो लोग रहते थे, है ना, उनका पहनावा क्या था, कैसा एग्रीकल्चर करते थे, उनके कैसे घर थे और उनका क्या मतलब जो जानवर वगैरह मतलब पालते थे तो वो क्या पालते थे, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्या कैसे उन्होंने वेद को लिखा है और कहाँ-कहाँ उन्होंने यज्ञ वगैरह किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उस थीम पर इस पार्क को बनाया गया है। तो वही वैदिक थीम पार्क बोला गया है। तो किस जिले में ये उत्तर प्रदेश के बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ या फिर आपका गाज़ियाबाद में। तो ये जो वैदिक थीम पार्क है ना, वो आपका गौतम बुद्ध नगर जो कि आपका नोएडा में पड़ता है। नोएडा में पड़ता है। तो गौतम आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं कि देखो वैदिक पहले बुद्ध भगवान आए, उसके बाद में नहीं, पहले वैदिक ये जाया था, उसके बाद में बुद्ध भगवान, क्योंकि वैदिक पहले जो उत्तर वैदिक काल था उसमें काफ़ी सारे मतलब अच्छी चीज़ें होती थी, कोई कर्मकांड वगैरह नहीं था। लेकिन जब बाद का वैदिक काल आया तो उसमें काफ़ी सारे कर्मकांड होने लगे थे, मतलब जानवरों की बलि देना, यानी कि इंसानों की भी, यहाँ तक कि बलि देते थे, बच्चों की शादी, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते थे, मतलब काफ़ी अंधविश्वासी हो चुका था। तो उसको एलिमिनेशन करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उस पे लोगों के एकदम लोगों को एनलाइटमेंट करने के लिए जो गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म है ना, इनकी मतलब स्थापना हुई थी, लोगों ने इनको काफ़ी माना था। तो उसके बाद में ही वैदिक धर्म के बाद ही गौतम बुद्ध आए थे। लेकिन मैं याद करने के तरीके से बता रही हूँ कि गौतम बुद्ध आप उस टाइम से ऐसे याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध उस टाइम में ही थे, मतलब उसके बाद आए थे। तो वैदिक थीम पार्क जो है ना वो बुद्ध नगर में ही बनाया गया है। तो जो गौतम बुद्ध नगर है वो आपका नोएडा में हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हिंदी भाषा संग्रहालय आपका स्थापित किया जाएगा, ये पहला होगा। फर्स्ट होगा तो कहाँ पर स्थापित क्या करेंगे? तो ये हम बनारस में करेंगे। बनारस वैसे भी कहते हैं म्यूजिक ऑफ सिटी है, मतलब म्यूज़िक के लिए ये जानी जाती है। यहाँ पर बनारस वही है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम मिलता है, और यहाँ पर जो आपका कुंभ का मेला भी 12 वर्ष और 6 वर्ष में 6 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो बनारस आपका वही पड़ जाता है। यहाँ पर पहला हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में जो राज्य पर्यटन, पर्यटन मतलब होता है आपका टूरिस्ट, टूरिस्ट को मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। तो ये कब बनाया गया बताइए? ये आपका बनाया गया 1968 में, 1972 में या फिर आपका 1974 में, इसके अलावा या फिर 1928 में आपका बनाया गया। तो ये आपका जो बनाया गया है ना 1974 में, 1974 में ये आपका बनाया गया था। तो याद याद रखिएगा, जो राज्य का पहला बना था उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम 1974। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का अहरोला शिलालेख किस जिले में स्थित है? तो फाइनली ये तो कंफर्म हो गया ना कि सम्राट अशोक का जो अहरोला शिलालेख है ना वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो क्या मिर्ज़ापुर में है, अलीगढ़ में, मेरठ या फिरोज़ाबाद में है? तो कहाँ पर है ये? तो इनका जो है ना वो मिर्ज़ापुर में है, सम्राट अशोक का अहरोला शिलालेख मिर्ज़ापुर में स्थापित है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अच्छा, अशोक जो है ना वो किस वंश से रिलेट करते हैं? तो ये मौर्य साम्राज्य की से इनका रिलेशन मतलब रिलेट करते हैं। और मौर्य वंश की स्थापना जो है ना वो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से की थी? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा है, तो उनकी सहायता से मौर्य गुप्त ने जो नंद वंश था उसको टॉपल किया था। नंद वंश का लास्ट जो शासक था वो घनानंद था, उसको इन्होंने टॉपल किया था, मतलब हराया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपको। तो इनको अगर आप ऐसे जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो आगे पीछे की हिस्ट्री देख लेंगे ना, तो आपको आसानी होगी याद भी करने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। चीज़ें बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो बात तभी याद होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को कोई ये कोई वो नहीं है, मतलब आपने देखा और वही पीके मूवी की तरह आपने एक बार हाथ टच किया और सारी चीज़ें याद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा तभी चीज़ें याद होंगी। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि आप निमोनिक बना लेंगे, थोड़ा ट्रिक तरीके से याद करेंगे तो ईज़िली याद किया जा सकता है। कुछ भी चीज़ें इतनी टफ नहीं होती कि जो याद ना हो। ओके, जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो वो लोग भी
हम लोगों के बीच से ही होते हैं, क्या वो कोई अलग से तो प्लैनेट से नहीं आते ना, कि वो मतलब उन्होंने कुछ और ही उनके पास ज्ञान है या फिर कोई और ही लॉजिक है, उनके पास कोई जादुई छड़ी है जो अपने आप से याद कर लेते हैं, उनको याद हो जाता है और एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। तो थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ता है हमें और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। तो दिस इज़ 15th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वो हमें शेयर कर सकते हैं बाय कमेंट्स। आप जो भी हमें सजेशन देंगे हमें एक्सेप्ट होगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपका हेल्प हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।